दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम पास किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लाश के अंदर छुपा है वो टाइम बम जिसे उस आदमी ने चुपके से ठूंसा था। वो चाहता था कि दुश्मन और उसकी गाड़ी दोनों आसमान पर उड़ा दे, लेकिन हैरानी की बात विपक्षी बाल बाल बच निकला। इसके ठीक बाद दो पागल सांड खूनी हाथापाई में कूद पड़ते हैं। तो आखिर ये लाश है क्या जिसे अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों ललचाई नजरों से हथियाना चाहते हैं, क्योंकि इसी लाश के पेट में छुपा है $1 बिलियन का राज। लेकिन ट्विस्ट्स की बाढ़ आ जाती है। आखिरी रिजल्ट सबको हैरान कर देता है। ये भारी भरकम 1 बिलियन आखिर किसके हाथ लगेगा? सब कुछ शुरू होता है एक रात। थॉमस पागलों की तरह गैस पेडल दबाए पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ रहा है। होता ये कि मेजर क्राइम यूनिट का एक साथी फोन करके अलर्ट कर गया था कि इंस्पेक्टर जनरल ने उस पर नजरें गाड़ रखी हैं, कभी भी स्टेशन पर छापा मार सकता है। थॉमस को तुरंत एविडेंस वॉल्ट की चाबियां सौंपनी होंगी। उन्हें उस गंदे पैसों के ढेर को जल्दी से निपटाना है। असल में इस पूरी पुलिस फोर्स में एक भी इंसान साफ सुथरा नहीं, पीछे से सब नियमित ब्राइब लेते हैं। इसलिए ही रात के सन्नाटे में स्टेशन लौटना पड़ रहा है। ठीक इसी वक्त उसकी छोटी बहन एगाथ का फोन आता है कि वो कहाँ है। आज रात माँ का अंतिम संस्कार है। रिश्तेदार दोस्त इकट्ठा हो चुके हैं। माँ को दफनाने का वक्त हो गया है। फिर भी थॉमस सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद बिना वजह गायब है। वो बस जल्द से जल्द पहुंचने का वादा कर सकता है, लेकिन ठीक इसी पल नियति फिर मजाक उड़ाती है। अचानक एक आवारा कुत्ता सड़क पार करने को दौड़ता है। सहज रूप से थॉमस ट्रक घुमाता है ताकि उसे कुचला न जाए, लेकिन अगले ही सेकंड कोई अज्ञात चीज सीधे विंडशील्ड पर जा धड़कती है। थॉमस खौफजदा होकर कार रोकता है। बाहर निकलकर देखता है तो 10 मीटर दूर कोई आदमी बेजान पड़ा है। सांसें थम चुकी हैं। थॉमस का चेहरा खून रहित पड़ जाता है। वो घबराकर चहलकदमी करता है और जल्दी से फोन निकालकर एम्बुलेंस बुलाने को होता है, लेकिन तभी फिर एगाथ का फोन आता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी लुइस की मासूम आवाज आती है। छोटी बच्ची ज्यादा इंतजार से तंग आ चुकी है, पापा से खिलौना मंगवाना चाहती है। मरे हुए आदमी के सिर के पीछे से फैलते खून के तालाब को देखते हुए थॉमस का दिमाग सुन्न हो जाता है। बेटी की लाड़ प्यार वाली बातों का जवाब देने की सुधि ही बाकी नहीं रहती। उसी वक्त एक गश्ती पुलिस गाड़ी पास आती। थॉमस एम्बुलेंस का आइडिया छोड़ देता है और पूरी ताकत लगाकर लाश को कार के पीछे ठूंस देता है। किस्मत ये अच्छी हुई कि पुलिस गाड़ी आगे इंटरसेक्शन पर मुड़ गई। सायरन की आवाज पूरी तरह गायब होते ही थॉमस लाश को ट्रंक में भरता है और दिमागर में हिसाब लगाता है कि कोई सुनसान जगह ढूंढकर इसे निपटा दे। वो खुद को बार बार तसल्ली देता रहता है कि आज रात का ये हादसा सिर्फ उस कुत्ते के सिवा किसी को पता नहीं। लेकिन शहर में घुसते ही मुसीबत दस्तक दे देती है। जीन डार्मोररी पुलिस का चेक पॉइंट लगाता है। थॉमस के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन दांत पीसकर आगे बढ़ता है। वो खुद ही आईडी दिखाता है, खुद को मेजर क्राइम यूनिट का डिटेक्टिव बताता है। उम्मीद करता है कि प्रोफेशनल कोर्टसी से आगे जाने दे देंगे, लेकिन बुरी बात ये कि थॉमस अपना बैज और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भूल गया था। अफसर प्रमाण न देखकर फौरन कार से उतरने को कहता है और ट्रंक की जबरदस्ती तलाशी की धमकी देता है। खतरे को भांपते हुए थॉमस बीच में कूद पड़ता है। उसका रवैया अफसर को और शक में डाल देता है। दोनों की तकरार से जेरम कैप्टन का ध्यान चला जाता है। थॉमस फिर अपनी पहचान बताता है। इस बार माँ के अंतिम संस्कार को ढाल बनाकर कहता है कि तुरंत कोफिन बंद करने के रस्म में पहुंचना है, लेकिन आमने सामने खड़े होने पर विंडशील्ड पर दरार अफसर की नजर पकड़ लेती है। उसकी सूझबूझ कहती है कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत कार के पीछे जाकर ट्रंक खोलने को होता है। थॉमस बिना सोचे जोरदार मुक्का मारता है और अफसर को वहीं गिरा देता है। सिर्फ जेरम कैप्टन के पेपर स्प्रे के बाद थॉमस शांत होता है। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्ट्री के इंस्पेक्टर्स मेजर क्राइम यूनिट पर छापा मारते हैं। थॉमस न लौटने पर उसके मोटी दाढ़ी वाले साथी मार्क को लॉकर तोड़कर अंदर छुपे गंदे पैसे नष्ट करने पड़ते हैं। उधर जीन डार्मरी थॉमस के दिए बैज नंबर से कंफर्म कर लेते हैं वो सचमुच डिटेक्टिव ही है। अफसर जो सीधे उसकी जांच कर रहा था जल्दी से माफी मांग लेता है। थॉमस दूसरों को परेशान नहीं करता। आंखों की जलन दबाते हुए कहता है कि आज रात का ये मामला गुप्त रखना। उस वक्त इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट स्टेशन पर जांच कर रहा था तो थॉमस उसी जाल में कूदने वाला थोड़े था। वो सीधे फ्यूनरल होम चला जाता है माँ के कोफिन बंद करने की रस्म में शामिल होने, लेकिन पहुंचते ही लॉबी के लाइट्स बंद मिलती हैं। थॉमस सोचता है कि रस्म खत्म हो गई। अचानक उसके पैरों के पास रिमोट कंट्रोल प्लास्टिक टॉय सोल्जर रेंगता हुआ आता है। उसके पीछे से बेटी लुइस का झांकता है, लेकिन बेटी से मुश्किल से 2-4 बातें ही हो पाती हैं कि एगाथ पास आकर बताती है कि माँ का ताबूत बंद होने वाला है, आखिरी विदाई ले लो। एगाथ माँ का एक धार्मिक अवशेष उसे थमा देती है कि इसे खुद कोफिन में रख दो। बस थॉमस अपना गम दबाता है और माँ के पार्थिव शरीर के पास पहुँचता है। बहन के कहे अनुसार क्रूसीफिक्स
स्टिक्स उसके सीने पर रखता है, फिर स्टाफ को इशारा करता है कि आगे बढ़ो। हर कील के ठोकते साथ थॉमस का दर्द हवा में घुलता जाता है, लेकिन ठीक इसी पल उसका फोन वाइब्रेट करता है। असहज होकर स्क्रीन खोलता है तो साथी का मैसेज आता है, चेतावनी की जो छुपाना है छुपा लो, इंस्पेक्शन टीम फ्यूनरल होम की ओर आ रही है और तेरी कार की तलाशी जरूर लेंगे। थॉमस को लगता है जैसे बर्फ के घर में गिर पड़ा हो। आंखों के सामने कोफिन बंद करने की रस्म चल रही है, लेकिन दिमागर सुन्न। वो ट्रंक में पड़ी लाश को निपटाने का रास्ता तलाशता रहता है। तभी छत पर वेंटिलेशन होल नजर आता है। कमरे का मुआयना करके ताबूत में ठुकी कीलों को देखते हुए उसके दिमागर में पागलपन भरा आइडिया कौंधता है। रस्म खत्म होने से पहले वो तेजी से हॉलवे में भागता है और वेंट सिस्टम को ऊपर से चेक करता है। पाइप्स का पीछा करते हुए फ्यूनरल होम के बैक डोर पर एग्जिट मिल जाता है। बिना सोचे वेंट कवर हटा देता है, फिर ट्रंक खोलता है, खिलौने सोल्जर को मजबूत रस्सी से बांधता है और वेंट में फेंक देता है। कुछ कोशिशों के बाद सही एंगल मिल जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा लाश से बांधकर उसे वेंटिलेशन टनल में ठेल देता है। असल में थॉमस का प्लान ये है कि खिलौने सोल्जर की मदद से लाश को अपनी माँ के ताबूत वाली कमरे तक खींच लाए। तैयारी पूरी होने पर वो बाहर जाता है और बड़ा सा गुच्छा गुब्बारे खरीद लाता है। फ्यूनरल होम लौटकर मैनेजर के हाथ में नोटों का बंडल ठूंसता है, गिड़गिड़ाता है कि माँ के साथ अकेले कुछ पल बिताने दो। पैसे लेते ही मैनेजर खुशी से मान जाता है, लेकिन याद दिला देता है कि सिर्फ 15 मिनट हैं, फिर चला जाता है। खाली कमरे को देखकर थॉमस चैन की सांस लेता है। वो सर्विलांस कैमरे ठीक नीचे कैजुअल अंदाज में बैठता है, चतुराई से एंगल एडजस्ट करता है और गुब्बारों को छोड़कर लेंस को ढक लेता है। तुरंत थॉमस गहरी सांस लेता है, दरवाजा अंदर से बोलिथो कर देता है, फिर कुर्सी पर चढ़कर वेंट कवर तेजी से हटा देता है। खिलौना सोल्जर दिखते ही वो रिमोट का बटन जोर शोर से दबाता है ताकि वो आगे बढ़े और लाश खींच लाए, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि प्लास्टिक सोल्जर चलते चलते बार बार धड़ाक धड़ाक खिलौना बंदूक की थी आवाजें निकालेगा। थॉमस का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन। डॉट वो जूते की फीतों से माँ के ताबूत की आखिरी कीलें खींचने लगता है, लेकिन सन्नाटे में पाइप से गूंजती बंदूक की आवाजें बेहद चुभने वाली हैं, जो तुरंत नाइट शिफ्ट वाली महिला का ध्यान खींच लेती हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए ठीक थॉमस के कमरे के सामने रुक जाती है। उस वक्त बंदूक की आवाजें थमने का नाम न ले रही हों, तभी दरवाजे से लोहे की कीलों के गिरने की खनक सुनाई देती है। महिला का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कमरे में कोई भूत प्रेत का खेल हो रहा है। वो दौड़कर किसी को बुलाती है कि दरवाजा तोड़कर देखो। इतने में थॉमस आखिरी कील निकाल चुका होता है और माँ का ताबूत सफलतापूर्वक खोल देता है। अब वो एक सेकंड भी बर्बाद न करने को तैयार है। थॉमस तेजी से वेंट पर चढ़ता है, रिमोट जोर शोर से दबाता रहता है, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि खिलौना सोल्जर एग्जिट के ठीक पास अटक जाएगा। अच्छा ये हुआ कि बाहर स्टाफ कई बार पुकारने पर कोई जवाब न मिलने से पुलिस को रिपोर्ट करने चला गया। बाहर किसी के न होने की तस्दीक होने पर थॉमस माँ के सीने से क्रूसीफिक्स निकालता है और वेंट में झुककर खिलौना सोल्जर को हुक करके बाहर खींचता है। फिर पूरी ताकत लगाकर लाश को अपनी ओर खींचने लगता है। रस्सी से रगड़ की वजह से हथेलियां सुई सी चुभन से जल रही होती हैं, लेकिन ये तकलीफ उसे नहीं रोकती। वो जैकेट उतारकर रस्सी पर लपेट लेता है और आखिरी सांस तक खींचता है। आखिरकार लाश बाहर आ जाती है। उसे उठाकर माँ के ताबूत में ठूंस देता है, फिर रस्सियां वैसी ही बांध देता है जैसे पहले थी। ठीक इसी जल्दबाजी में मैनेजर चाबी लेकर पहुंच जाता है, लेकिन थॉमस की रफ्तार एक कदम आगे रहती है। सुध समझ में आने से पहले ही ताबूत के अंदर से तेज फोन की रिंग गूंजने लगती है। लाश को इतनी जल्दी सवाल में हैंडल करते हुए पता ही न चला कि उसके पास मोबाइल था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कदमों की आहट तेज होती जाती है। शायद ऊपर माँ की आत्मा ने करिश्मा किया। मैनेजर के दरवाजा धकेलते ही रिंग अचानक थम जाती है। कमरा इतना खामोश कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। थॉमस चुपचाप ताबूत के सामने बैठा रहता है, बिना कोई चूक दिखाए। मैनेजर ये देखकर आगे बढ़ता है और थॉमस को याद दिलाता है कि निजी वक्त खत्म हो गया। फिर उसकी नजर ताबूत पर पड़ती है। लगता है जैसे कोफिन खोला गया हो। वो सोचता है शायद गम में पागल हो गया है। आगे नहीं पूछता और गुब्बारों का गुच्छा लौटा भी देता है। अगली सुबह जल्दी थॉमस का परिवार माँ को आखिरी विश्राम स्थल पर पहुंचाता है। अचानक ताबूत के अंदर से फोन की रिंग गूंजती है। ड्राइवर को लगता है भ्रम हो गया। वो इस छोटी घटना को नजरअंदाज कर देता है। माँ का ताबूत कब्र में उतरने तक थॉमस के दिल का पत्थर हटता है, लेकिन उसे पता था कि ये मामला अभी खत्म कहाँ हुआ। अच्छा ये हुआ कि मेजर क्राइम यूनिट के साथ ही इंस्पेक्शन टीम को संभाल चुके थे। अब थॉमस अपनी सामने वाली मुसीबत पर ध्यान दे सकता था। सभी निशान मिटाने को कार का डेंट कवर करना पड़ता है। स्टेशन लौटते हुए एक गैर कानूनी पार्किंग में खड़ी पुलिस गाड़ी दिखती है। उसके दिमाग में आइडिया कौंधता है। वो तेज गति से गैस दबाता है और सीधे उसमें टक्कर मार देता है। गश्ती अफसर गुस्से में पूछताछ को आता है तो थॉमस बैज दिखाकर चोर चोर मचाता है। अफसर को ही डांटता है। इस वैध मौके से कार को रिपेयर शॉप ले जाता है, नया विंडशील्ड और फ्रंट बम्पर लगवा लेता है। स्टेशन लौटते ही मेजर क्राइम यूनिट को इमरजेंसी अरेस्ट मिशन मिल जाता है। थॉमस और साथी इक्विपमेंट लेने जाते हैं। अचानक आर्मरी
जनवरी में नया C4 बम अपडेट मिलता है जिसमें डिले एक्सप्लोजन की सुविधा है, लेकिन पास खड़ा दाढ़ी वाला मार्क सोचता है कि जरूरत नहीं, बस एक हॉट गुड्स डीलर को पकड़ना है, इतने घातक हथियार की क्या जरूरत। ऑफिस लौटकर कैप्टन तुरंत टारगेट का परिचय करवाता है। फोटो में बार्सेलो नाम का आदमी है जो इलिसिट डील्स का माहिर है। अभी इंटरपोल भी उसके पीछे है, लेकिन थॉमस कैप्टन की एक भी बात अब नहीं सुन रहा। ये हॉट बॉस बार्सेलो वही तो था जिसे उसने कल रात कुचलकर मार डाला था। फिर भी थॉमस किसी चिंता का इजहार नहीं करता। वो बेफिक्र बनता है और साथियों समेत बार्सेलो के ठिकाने पर पहुंचता है। एक हाउस बोट। सब सहज रूप से बट जाते हैं और सुराग तलाशने लगते हैं। जल्दी ही बार्सेलो के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। कैप्टन कहता है कि कोई इंसान हवा में गायब थोड़े होता है, निशान जरूर मिलेंगे, तो सबको इशारा करता है कि आगे ढूंढो। इसी बीच थॉमस को वो आवारा कुत्ता दिखता है जिसने रात का हादसा करवाया था। उसका दिल एक पल धक से रह जाता है, लेकिन सोचता है कि जानवर बोलता थोड़े है, तुरंत खुद को संभाल लेता है। मगर कुत्ता मुड़कर भागता देख थॉमस उत्सुक होकर उसके पीछे चला जाता है। अचानक कुत्ता उसे हाउस बोट के पीछे वाली सड़क पर ले जाता है। सड़क पर साफ ब्रेक के निशान देख थॉमस तुरंत पहचान लेता है, यही तो रात का हादसे का मंजर था। और बुरी बात, वो जमीन पर निशान जांचने के लिए झुका हुआ था कि दूर से पुलिस की गाड़ी आ पहुंचती है। थॉमस और टेंशन में आ जाता है, आईडी दिखाता है और कुछ न जानने का बहाना बनाकर पूछता है कि क्या हुआ। युवा अफसर कुछ न छिपाता बताता है कि अभी अभी अनोनिमस टिप मिली, उसमें कहा गया कि 2 रात पहले यहाँ भयानक ट्रैफिक हादसा हुआ था। लेकिन अफसर का अगला वाक्य थॉमस की किस्मत की सारी उम्मीद तोड़ देता है। मतलब ये सड़क पर सर्विलांस कैमरे लगे थे, लेकिन रात की घबराहट में ऊंचाई पर होने से थॉमस को नजर न आए। इसी वक्त बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। ऑफिसर फ्रैंक जो गश्ती अफसर को जानता था उसके साथ स्टेशन लौटने का फैसला करता है ताकि कैमरा फुटेज निकाल सके। थॉमस खौफजदा हो जाता है, लेकिन साफ न दिखाए। उसी शाम वो देर रात का खाना भरा बैग लेकर थाने आता है। बाहर से तो दाढ़ी वाले को रिश्वत देने का बहाना, असल में हालात भांपने को। शांत बनकर पूछता है कि केस में कोई प्रोग्रेस हुई। अचानक अफसर अफसोस से सिर हिलाता है। पता चलता है कि कैमरा इमेज इतनी धुंधली थी कि कोई काम की जानकारी न मिली। उसी पल फ्रैंक अचानक रिवाइंड करने को कहता है। हर फ्रेम चेक करने पर वो खसास ब्रेक लाइट से हादसे वाली कार लॉक कर लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ ग्रे BMW साफ दिखी, बाकी कुछ न। उन 10 छोटे सेकंड में थॉमस का दिल रोलर कोस्टर पर सवार था। नंबर प्लेट न दिखने की तस्दीक होने पर ही सांस में सांस आई। लेकिन अगली सुबह स्टेशन लौटते ही थॉमस को अनोनिमस फोन आता है। दूसरी तरफ वाला कहता है कि वो रात का गवाह है और थॉमस पर मर्डर व बॉडी छिपाने का इल्जाम लगाएगा। वो झट से फोन काट देता है और कुछ न हुआ ऐसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन सुध आने से पहले ही फोन दोबारा बजता है। स्क्रीन पर अजनबी नंबर देख थॉमस बिना हिचक रिजेक्ट दबा देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो रहस्यमयी शख्स उसी टीम की सहकर्मी नाओमी के फोन पर कॉल करता है और खरास तौर पर थॉमस को बुलाता है। घिरते देख और सब्र टूटने पर थॉमस फट पड़ता है। फोन छीनकर चिल्लाता है कि बताओ असल मकसद क्या है। रहस्यमयी शख्स धीरे से जवाब देता है, अगर थॉमस नहीं चाहता कि उसके किए की पोल खुल जाए तो आज्ञाकारी बनो और बार्सेलो की लाश सौंप दो। बातचीत के दौरान थॉमस के तेज कानों को लाइन के दूसरे सिरे से ब्रेक के चीखने जैसी आवाज आती है। वो हिसाब लगाता है कि शायद दुश्मन ठीक थाने के पास ही है, इसलिए वो तेजी से पार्किंग लॉट की ओर मुड़ता है। लेकिन कोने पर मुड़ते ही एक कार अचानक उसकी ओर लपक आती है। वो कार तो उसे कुचलने को ही तैयार लगती है। सौभाग्य से बाल बाल बचे पल में थॉमस फुर्तीला था, जमीन से उछलकर पीछे भागा और अपनी जान बचाई। वहां न रुकते हुए वो रहस्यमयी आदमी खिड़की नीचे करता है। थॉमस की ओर फोन लहराता है, मानो याद दिला रहा हो कि खेल खत्म नहीं हुआ, कभी भी संपर्क करेगा। थॉमस गुस्से से तिलमिला जाता है। पीछा करने को होता है कि अचानक फ्रैंक कहीं से प्रकट हो जाता है। वो पूछता है कि ड्यूटी टाइम में कहाँ जा रहे हो। थॉमस अपराध बोध से झेंप जाता है और झूठ बोलता है कि कार से फोन लेने जा रहा था। फ्रैंक को शक न होता, बताता है कि थाने में इमरजेंसी मीटिंग है, तुरंत लौट आओ। फ्रैंक जाते ही वो रहस्यमयी फोन करता है, लेकिन इस बार घुमाव न करके सीधे शर्तें रखने लगता है। जुबानी जंग के बाद थॉमस खुशी से एहसास करता है कि ये रहस्यमयी शख्स लाश कहाँ दफनाई गई बिल्कुल नहीं जानता। उसका दिल अचानक आत्मविश्वास से भर जाता है। वो फोन काट देता है, बहस करने की जरूरत नहीं समझता। थॉमस तेजी से ऑफिस लौटता है और आज थाने में आने जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच शुरू करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने से पहले वो अजीब नंबर दोबारा बजता है। थॉमस अनदेखा करने को होता है कि अगले ही पल एक आरों के इस पार के खतरनाक मंसूबे वाला अजनबी दरवाजा लात मारकर अंदर घुस आता है। थॉमस अपना एक गाल पकड़ता है जो थप्पड़ से जल रहा था, प्रतिक्रिया न दे पाता। पता चलता है कि घुसपैठिए में आई था नारकोटिक्स यूनिट का कैप्टन। वो शख्स खुद को संभालता लगता है, जल्दी से बहाना बनाता है कि गलत आदमी समझ लिया। लेकिन थॉमस को होश आते ही ख्याल आता है, ये वही रहस्यमयी कॉलर था। बस उम्मीद न थी कि इतने
बेशर्मी से उसके दर पर आ धमकेगा। थोड़ी गणना के बाद थॉमस हमला बोलता है। वो मिरेली को बाथरूम में घेर लेता है और पूछता है कि असल में क्या चाहता है। मिरेली उसके वहां होने से चौंकता नहीं। वो मांगता है कि बारसेलो की लाश सौंप दो, फिर दोनों अपनी अपनी राह। लेकिन थॉमस जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं, इसलिए वो शब्दों से टटोलने लगता है। अचानक मिरेली उसके इरादे भांप लेता है। जिज्ञासा तेरी जान ले लेगी दोस्त, बकवास बंद, उसे मेरे पास ला। बस ये बातें थॉमस को पूरी तरह भड़का देती हैं। वो अपना विवेक खो देता है और मिरेली पर झपट पड़ता है। दोनों प्रोफेशनली ट्रेंड थे, लेकिन थॉमस स्पष्ट रूप से मिरेली का मुकाबला न कर सका। पिटाई के बाद आखिरकार हार माननी पड़ती है। जल्दबाजी में वादा करता है कि आज रात लाश सौंप देगा। ये सुनकर मिगते हैं संतुष्ट होकर छोड़ देता है। जाते जाते एक बार फिर चेतावनी देता है कि धोखा न देना। मिरेली जितना लाश की फिक्र कर रहा था, थॉमस की उतनी ही जिज्ञासा भड़क रही थी। आखिर लाश में ऐसा कौन सा राज था कि मिरेली इतना मेहनत कर रहा। जब रात गहरा जाती है, थॉमस चुपके से कब्रिस्तान में घुसता है। मजार के सामने माँ से माफी मांगता है, फिर अपराध बोध लिए ताबूत खोदता है। सच्चाई जानने को थॉमस बारसेलो की लाश पर हर जगह हाथ फेरता है, लेकिन सिर्फ बैटरी डेड मोबाइल मिलता है। वो तलाश जारी रखता है। नतीजा ये कि लाश की पीठ पर 2 गोलियों के घाव मिलते हैं। पता चलता है कि कार से कुचलने से पहले ही मार्सेलो को घातक चोट लग चुकी थी, लेकिन ये जानकारी मिरेली के राज को सुलझाने को काफी न थी। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर थॉमस बारसेलो के जीर्ण शीर्ण हाउस बोट पर लौटता है। पहले फोन चार्ज करता है, फिर घर की चिल्लर सर्च करता है, शायद चुकी हुई कोई चीज मिल जाए। अचानक एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर सिक्योर वॉल्ट का नाम लिखा है। थॉमस कार्ड उठाकर गौर से देखता है, लेकिन पुरानी जांच खत्म होने से पहले चार्ज हुआ फोन बज उठता है। वो जल्दी से अटेंड करता है। दूसरी तरफ से गालियां आती हैं, मिरेली का नाम भी लिया जाता है। थॉमस चुप रहता है। कॉलर को शक हो जाता है, फोन काट देता है, लेकिन थॉमस उस नंबर को कायम कर लेता है। नाओमी से कहता है कि इसकी पहचान और लोकेशन ट्रेस करो। पता चलता है कि ये बार बार ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला हैकर है। लोकेशन फॉलो कर थॉमस उसे लॉन्ड्रोमैट पर पहुंचता है और भागने वाले को पकड़ लेता है। शुरू में वो कुछ नहीं बताता, तब तक थॉमस उसे वॉशिंग मशीन में ठूंस देता है। आखिरकार सच उगलता है। पता चलता है कि नारकोटिक्स यूनिट जब भी अवैध माल जब्त करती, अपनी हैसियत से हिस्सा गुप्त रूप से रख लेता। बाहर से तो सिंक में डालकर नष्ट करने का नाटक करता, लेकिन हकीकत में नीचे पाइप लगे थे जो पानी मिले माल को इकट्ठा करते, सूखाने के बाद बाजार में दोबारा छोड़ देता। इस गंदे धंधे से मिरेली ने ढेर सारा बोर्डिंगा पैसा जमा किया। किसी को शक न था कि सीधा साधा एंटी नारकोटिक्स अफसर असल में छिपा ड्रग लॉर्ड है। बारसेलो उसका बिजनेस पार्टनर था, लेकिन लालच में अंधा होकर इस हैकर ने मिरेली के वॉल्ट की चाबी चुरा ली थी। ये सुनते ही थॉमस को ख्याल आता है, मिरेली ने ही असल में बारसेलो की हत्या की थी और लाश इसलिए चाहिए थी ताकि वॉल्ट की चाबी वापस मिल जाए। थॉमस कब्रिस्तान दौड़ता है और लाश की गहन तलाशी लेता है। सचमुच कोट की गुप्त लाइनिंग में एक मामूली सा लिपस्टिक मिलता है। थॉमस उसे खोलने ही वाला होता है कि अचानक चकाचौंध रोशनी पड़ती है। प्रकट होता है दाढ़ी वाला मार्क हाथ में बंदूक लिए। पता चलता है कि 1 घंटा पहले मार्क नाओमी को ट्रैफिक उल्लंघन फाइन प्रोसेस करते हुए भूल से जान गया कि हादसे की रात ग्रे BMW थॉमस की ही गाड़ी थी। सबूत साफ थे। थॉमस अब छिपाने का इरादा न रखता। मार्क से बंदूक ताने को कहता है, बोलता है कि थाने जाकर कन्फेस करेगा। इन भयावह घटनाओं की श्रृंखला से थॉमस शारीरिक मानसिक रूप से थक चुका था। भागने की ताकत बाकी न थी, लेकिन मार्क उसकी हालत देख दया सिहर उठता है। एक बार एविडेंस डिस्ट्रॉय का इल्जाम लग गया तो कम से कम 20 साल की सजा पक्की। सालों की साथी दोस्ती सोचकर, ऊपर से थॉमस की छोटी बेटी का ख्याल कर मार्क आखिरकार छोड़ देता है। फाइन रिपोर्ट भी खुद नष्ट कर देता है। दूसरे ने भरोसा जताया देख थॉमस के दिल में उम्मीद की किरण जागती है। वो सब उगलने को होता है कि मिरेली का फोन आता है, गाड़ी से उतरने की धमकी देता है। मजबूरन थॉमस मानना पड़ता है, लेकिन खाली मैदान के बीच शांत खड़ा थॉमस का भयानक हादसा हो जाता है। वो खौफ से सन्न रह जाता है। ऊपर देखता है तो सचमुच में शूटर मिलता है। इसी वक्त मिरेली फोन करता है और पूछता है कि ये तोहफा पसंद आया। गुस्सा और दर्द उमड़ आता है। इतने दिनों से दबा खौफ और क्रोध थॉमस के दिल में फट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि थाने जाकर कन्फेस करेगा, लेकिन मिरेली का लहजा खतरनाक शांत है। वो पहले से आफ्टरमाथ की तैयारी कर चुका था। अगले ही सेकंड डोरबेल बजती है। मिरेली सीधे थॉमस के घर पहुंच गया। फोन पर बहन और बेटी की आवाजें सुन थॉमस पूरी तरह घबरा जाता है। सारा गुस्सा बिल्कुल खौफ में बदल जाता है। उसे पता चल जाता है कि कोई चारा नहीं। परिवार को न फंसाने को थॉमस दांत पीस कर झुक जाता है। कहता है कि कल सुबह 6 बजे तक बारसेलो की लाश लेकर मिलेगा। फिर वो रफ्तार से घर दौड़ता है। बहन और बेटी को सलामत देख राहत की सांस लेता है। उसी रात जल्दी से उन्हें विदेशी वेकेशन पर भेजने का इंतजाम करता है ताकि फंसे नहीं। फिर थाने पहुंची। C4 टाइम बम का बैच चुपके से लेता है, मिरेली से सब हिसाब बराबर करने को। अगली सुबह जल्दी वो लाश को अंदर बम लगाकर ले जाता है। सुनसान मैदान में पहुंच मिरेली का इंतजार करता है। लाश को उठाकर दुश्मन की गाड़ी में फेंक देता है, लेकिन मिरेली बेहद सावधान था। उसने न सिर्फ थॉमस की
बंदूक छीन ली, बल्कि मेटल डिटेक्टर से पूरा इलाका चेक किया। खतरे न होने की तस्दीक होने पर थॉमस को हटने का इशारा किया। उसे न पता था कि थॉमस के हाथ की कार की चाबी असल में उन्नत डेटोनेटर थी। वो मुड़ने को होता है तो थॉमस तुरंत स्विच दबा देता है। बम के आपस में काउंटडाउन शुरू हो जाता है। भागने का वक्त ठीक 2 मिनट था, लेकिन कुछ कदम ही चले थे कि मिरेली की गाड़ी पीछा करने लगती है। खिड़की नीचे कर बंदूक लौटाता है, लेकिन गोलियां निकाल चुका था। अब काउंटडाउन 1 मिनट से कम। जैसे ही 0 हिट होता है, धमाका कानों को चीरता है। पूरी गाड़ी आग के गोले में लपेट लेती है। पिछली सीट चिथड़ों में बिखर जाती है। थॉमस मौका देख बंदूक में गोलियां भरने को होता है, लेकिन उसे उम्मीद न कि मिरेली जिंदा बच जाए। काली धुएं उगलती गाड़ी सीधे उसकी ओर लपकती है। जोरदार धक्के से थॉमस की बंदूक गिर जाती है। वो जल्दी से दरवाजा धकेलकर कूद पड़ता है। मिरेली भी जलती गाड़ी से रेंगता हुआ बाहर आता है, आंखों में हिंसा भरी। वो दौड़ता है, थॉमस का कॉलर पकड़कर पीछे वाली गाड़ी पर पटक देता है, लेकिन ये हरकत अनजाने में थॉमस को बचा ले जाती है। उसका हाथ पैसेंजर सीट के नीचे बंदूक को छू जाता है। बाल बाल के पल में थॉमस बंदूक खींच मिरेली पर तान लेता है। कुछ क्लिक क्लिक की खली आवाजें आने के बाद आखिरकार धमाकेदार गोली चलती है। मिरेली का शरीर जम जाता है, फिर पानी में ढेर हो जाता है। सांसें थम जाती हैं। थॉमस का बुरा सपना यहीं खत्म। फिल्म का अंत फिल्म के आखिर में थॉमस खुद सरेंडर कर देता है, लेकिन ये घोटाला इतने लोगों को लपेटता है कि ऊंचे अफसर दुविधा में पड़ जाते हैं। अपनी इमेज बचाने को सच्चाई दबा देते हैं। थॉमस को सजा न देकर जल्दी से नौकरी से निकाल देते हैं। थॉमस को ये अंजाम मालूम था, कोई पछतावा न। थाने से निकलकर सीधा मिरेली के वॉल्ट पहुंचता है। उसी लिपस्टिक से सिक्योरिटी डोर खोलता है। आंखों के सामने नकदी के पहाड़। थॉमस स्तब्ध खड़ा। क्या ये कड़वा अंत मीठी शुरुआत न थी? आज की कहानी यहीं खत्म। देखने का शुक्रिया। इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल, नीचे कमेंट करें।